बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। कराची एयरपोर्ट पर हमला किसकी जिम्मेदारी थी और कौन इस जिम्मेदारी को उठाने के काबिल नहीं? विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान बहस जारी, मतलब असल काम नजरअंदाज हो रहा है। सारी उल्फतें, कुल्फतें, अदावतें, मोहब्बतें, सियासतें, मुखालिफतें अपनी जगह, मगर अदालतें तो अदालतें हैं। परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत और हुकूमत को मोहलत दे दी। गोया नवाज हुकूमत एक बार फिर पुल सरात पर खड़ी है। अहले यूरोप कुरान से हिदायत लेकर दुनिया की दौड़ में सबसे आगे निकल गए। टेलीग्राफ अखबार ने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का इंकशाफ शाया कर दिया। कराची एयरपोर्ट हमले के बाद होना तो ये चाहिए था कि हमारी हुकूमतें और रियासती इदारे अक्लो हिकमत के साथ अपनी कमजोरियों का जायजा लेते, ताकि आइंदा अहम कौमी तंसीबात दहशतगर्दों के लिए तरनवाला साबित ना हो। जिस तरह माजी करीब में GHQ, मेहरान और कामरा बेस में हम सिक्योरिटी फेलियर देखते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। हमारी वफाकी हुकूमत और सिंध की हुकूमत एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों पर उतर आई हैं। दोनों एक दूसरे को इस बैनुल-अक़वामी हजीमत का जिम्मेदार करार दे रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला, जिनके बारे में उनके नाक़िदीन कहते हैं कि वो हर अहम वाक़े पर लापता हो जाते हैं, हत्ता कि वज़ीर आज़म खुद उनको ढूंढते पाए जाते हैं, खा वो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में सिकंदर का तवील कब्जा हो या फिर कराची एयरपोर्ट पर हमला। एयरपोर्ट पर हमले के बाद सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा था कि वफाकी हुकूमत कराची को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझती। हम सारी रात वज़ीर दाखिला के मुंतज़िर रहे। चौधरी निसार अली खान ने शर्जील मेमन के बयान का जवाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज दिया और कहा है अमन अमान मुकम्मल तौर पर सूबाई जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि कराची एयरपोर्ट भारत में वाक़ नहीं, कि इसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर नहीं। इल्जामात का एक सिलसिला है। सवाल है कि क्या ये रवैया गैर जिम्मेदाराना नहीं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा, सिंध असम्बली स्पीकर मोहतरमा शैला रजा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी हैं कराची से उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम बात करेंगे। शैला रजा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जो वज़ीर दाखिला कह रहे हैं उनकी बात में वजन तो लगता है कि कराची में ही है आखिर एयरपोर्ट भी, और वहां की अमन अमान की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, कहीं भारत में तो नहीं है एयरपोर्ट? इसका क्या जवाब है? बहुत शुक्रिया आपका उसामा। देखिए, वज़ीर दाखिला की ये बात, उनकी जो नॉलेज है, ये बात बिल्कुल सही है कि कराची में है एयरपोर्ट, लेकिन उन्हें ये याद रहना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है वो तमाम एयरपोर्ट की प्रेमिसेस आती हैं। एयरपोर्ट के अंदर ASF से लेके सब कुछ जो है वो जो है हमारी फोर्सेस का हिस्सा हैं फेडरल। यहाँ तक कि जब ठीक है कि उन्होंने ये हमें तो बता दिया था, ASF को कब बताया था? उनको जब ये बता दिया था हमें, तो ASF को क्यों नहीं बताया कि इस गेट से आएंगे, इस गेट पे सिर्फ 4 लोग बग़ैर हथियार के ना बैठे हुए हों, ज़्यादा लोग बैठे हुए हों? ठीक है। अब जहाँ तक दूसरे दिन की भी जो बात है, जो 8 लाशें थीं, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि ठीक है, एक चैनल ने शोर मचा दिया, कुछ कैंटीन वाले और कुछ लेके उस वक्त, लेकिन बाद में ये साबित हो गया कि एविएशन की जिम्मेदारी थी कि वो अपने लोग काउंट करती, सब देखती, और वो लोग जलने से नहीं, उनको दहशतगर्द गोलियां मार के उन्होंने उनको कत्ल किया। और उसमें भी सिविल एविएशन के पास अपनी सारी मशीनरी होती है, एस्कीवेटर से लेके सब कुछ, लेकिन सिविल हुकूमत का 50 ब्राउज़र और एस्कीवेटर वहाँ पहुँचा, एविएशन गायब थी। तो अगर 4-6 लेटर उनको लिखने के बजाय एक लेटर उन्हें भी लिख देते। अब बात है शहर में दहशतगर्दी की। देखिए, बिल्कुल हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी कि वो हम उन्हें पकड़ते, लेकिन हमने जब एक हाई ऑफिशियल्स मीटिंग हुई थी उसमें ही कह दिया था कि टेररिज्म 12% बढ़ा है, और हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनाइए, अल्लाह के वास्ते। दहशतगर्दी की तो आप मजम्मत कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की भी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन खुदा के लिए इसकी आड़ में दहशतगर्दों को नहीं भूलिए, उनको डिक्लेयर करें कि अब ये वतन के दुश्मन हैं, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ख़त्म हो। ये जो सेफ हेवन्स है जिसमें वो छुपे हुए थे वो ख़त्म हो, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी बनेगी। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि जी, हमें वेल इक्विप्ड किया जाए, कराची की आबादी के हिसाब से पुलिस दी जाए, बजट बढ़ाया जाए, और ये सारी चीज़ें हैं। तो बजाय इसके कि दोनों फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर इस पे बहस के बजाय ये बात की जाए, ये बात कहते हैं कि 10 लोग मुसल्ला एयरपोर्ट तक पहुंचे कैसे? वहां पर किसी ने उनको चेक उससे पहले क्यों नहीं किया? एयरपोर्ट की हदूद से बाहर तक कहीं ना कहीं तो उनको रोका जाता। यहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, कोई कोताही रह गई है, ये आप मानती हैं?
देखिए उसामा, ये कोई पहली जगह नहीं हुआ, कामरा पे हुआ, अभी पिंडी में हुआ, इस्लामाबाद में कोर्ट तक पहुंच गए वो लोग। ये सब हर जगह होगा, क्योंकि हमारे यहाँ टेररिज्म 4 डिग्री है कि हमारा दुश्मन हमारे दरमियान मौजूद है, हमारी शक्ल का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत अरसे से कन्फ्यूजन फैला के कि हमारे भाई हैं, हमारे बिछड़े हुए लोग हैं, नाराज़ हैं, उनके लिए लोगों के दिल में नरम गोशा पैदा किया गया है, धूल उड़ाई गई है, लोग उनको छुपाते हैं। कराची जैसे शहर में जहां पुलिस कम, आबादी बहुत ज़्यादा है, हर गाड़ी चेक नहीं हो सकती। अब आपसे जिस वक्त बात कर रही हूँ, इस वक्त भी कामरान चौरंगी पर से उन्होंने, पुलिस ने जो है कुछ लोग पकड़े हैं। देखिए सिर्फ सिंध के सूबे में पुलिस जो और हुकूमत जो है वो टेररिज्म से मुकाबला कर रही है, यही वजह है कि यहाँ पुलिस वाले शिकार हो रहे हैं। काफी दफा ये लोग पकड़े गए, एक दफा कभी 1-2 दफा इनका वार लग जाता है। तो ये है और ये पूरे मुल्क में होगा। अब देखिए तफ्तान में उन्होंने कितने खत लिखे बलोचिस्तान गवर्नमेंट को, वहां पे भी पूरा मुकाबला हुआ, इसी तरह शहीद हुए, वहां पे कह दिया हम नहीं कर सकते सिक्योरिटी। तो बजाय इसके कि आप एक दूसरे को करें, बेहतर यह है कि दहशतगर्द को एक दफा डिक्लेयर कर दें कि ये दहशतगर्द हैं, बजाय इसके कि इस वाक़े के बाद आपने दोबारा मेजर आबिद को कॉल किया और उनसे बातचीत की। दहशतगर्दों को दहशतगर्द नहीं कहा, हमारे लोग कहा जा रहा है। इमरान खान साहब को भी ताज़ा बयान है, दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, आईजी सिंध ने ये कहा कि हम बार बार मीटिंग्स करते रहे, वहाँ जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी के ज़राए हैं, ASF है जिसमें, उनको बताते रहे कि खतरा है खतरा है। अब पुलिस ने जाके तो वहां पर गेट्स पर सिक्योरिटी नहीं लगानी थी, ये तो उनका अपना काम था। तो आप समझते हैं कि फेलियर विफाकी हुकूमत का है? निहाल साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेलियर हमारे पूरे सिस्टम का है। मुझे इसमें कोई वो नहीं, हिचकिचाहट नहीं है कहने में कि ये फेलियर प्रोविंशियल भी है और फेडरल भी है, और हमारी पूरे माशरे की फेलियर है कि हम इसे आइडेंटिफाई नहीं करा सके। जहाँ तक ये ला हासिल बहस छिड़ चुका है, हमें देखना है कि आइंदा हम क्या करें। और जो ज़ख्मी हुए, जिनकी हलाकतें हुए, जो शहादत, हम भूल गए वो ASF के उन जवानों को जिन्होंने बड़े दिलेराना तरीके से अपनी जानों का नजराना पेश किया। हमें तो उनके ज़ख्मों पे मरहम रखना चाहिए। जहाँ तक शर्जील मेमन साहब का है, वो इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी हैं। उन्हें नहीं मालूम शैला बीबी जैसी समझदार लोगों ने कैसे अपना वज़ीर इत्तलात रखा हुआ है। आज यहाँ पे सर जोड़ के बैठना चाहिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को कि किस तरह इसे हल किया जाए। ये मैं मानता हूँ कि एयरपोर्ट वफाकी हुकूमत में है, मगर शर्जील मेमन साहब के इल्म में ये बात शायद ले आना चाहता हूँ मैं कि वजारत दाखिला का कोई डोमेन नहीं है। वो आइदर वो डिफेंस मिनिस्ट्री में है या एविएशन मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो इसमें वजीर दाखिला जो वफाकी हैं, उनके जो लोग हैं वो रेंजर्स वाले हैं और वो वहाँ बर वक्त पहुँचे हैं, उन्होंने कार्रवाई की है। तो चौधरी निसार के लोगों ने तो काम किया है वहाँ पर। मगर अगर आप ये बात करना चाहते थे तो एविएशन मिनिस्ट्री से बात करते हैं। हाँ, मैं ये कन्फेस करता हूँ कि एयरपोर्ट मैनेजर की टोटल फेलियर थी। जहां उसकी टोटल फेलियर थी, वहां पे SSP मलिर की भी फेलियर थी कि एयरपोर्ट थाने के इर्द गिर्द जो क्रिमिनल्स रहते हैं, जो उनके हाइड आउट्स हैं, उन्हें आज तक क्यों उन्होंने बेनकाब नहीं किया। जो लोग उन्हें पनाह देते हैं, जिस रोड से जा रहे हैं वो रोड पे कोई पुलिस, मैं खुद उस रोड पे हर रोज़ सफ़र करता हूँ, कहीं पे मुझे कोई पुलिस के चेक पोस्ट नज़र नहीं आता है। अगर चेक पोस्ट नुमाइशी हो तो इससे ये बात साबित होता है कि चलो दहशत गर्दों पे कोई ना कोई असरअंदाज मुरतब हो सकता है। मैं ये बात मानता हूँ कि जनाब ये हमारे सिस्टम की फेलियर, हमारे सिविल अफसरान जो हैं, जो इदारों में बैठे हुए अफसरान हैं, वो इंतहाई नाअहल और उनको मैं नहीं समझता कि वो अपने सीटों पे उनको रहना चाहिए। हमें एक कौमी जमात के तौर पे नहीं बल्कि पाकिस्तान के तौर पे एक्ट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। इससे दुश्मनों को फ़ायदा होगा। शाला की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि एक चैनल ने ऐसी, मैं खुद गया हूँ साग के अंदर, उस वक्त मैं था वहाँ पे जब वो कह रहे थे कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, अंदर से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, अंदर घुस नहीं सक रहे थे, हमें इतनी तेज़ आग लगी हुई थी। तो हमें अपने लोगों में भी गोलियां मार के शहीद किया, उन्हें गोलियां मार के शहीद किया गया। एक चैनल ने वहाँ पे हाहाकार मचा दिया कि जी CM नहीं आया फलान। वज़ीर आज़म पूरी रात जागते रहे, उन्होंने CM साहब को हिदायत की, गवर्नर, अगर खुदा ना खास्ता CM और गवर्नर के साथ कोई हादसा होता तो इससे बड़ा डिजास्टर हो जाता। तो हमें बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना पड़ेगा और हमें अपने जख्म पे मरहम रखना है, नमक नहीं रखना है। सही, ये तो फिर कमी कहाँ है? हमें मिलकर बैठना है, लेकिन इल्जाम तराशियां तो अभी तक जारी हैं। वाकया हो गया, आइंदा ऐसा ना हो, हमने क्या करना है? DG रेंजर्स आप कह रहे हैं, या रेंजर्स जो है विफाक के अंडर आती है शारा रज़ा साहिबा, तो फिर अगर रेंजर्स ही रूह रवां है कराची ऑपरेशन की या अमनो अमान की, तो फिर कहाँ कमी है? क्या विफाक आपका साथ नहीं दे रहा कराची ऑपरेशन में अमनो अमान के लिए? तो फिर उसके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं कि असम्बली में, क्या करें फिर आप? देखिए, मैं कहती हूँ कि शर्जील एक ज़िम्मेदार आदमी है। जिस वक्त सिविल एविएशन ने वहाँ पे कोई काम नहीं किया, 50 ब्राउज़र
جو ہے ہم KMC کے اور کیا کہتے ہیں ایسکیویٹر ہمارا گیا ہوا تھا، جبکہ سول ایویشن کے پاس اپنا سارا سامان ہے. اور وزارت داخلہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ منسٹری آف ڈیفنس فیڈرل لیول کی ہوتی ہے وزارت، اور اس کے علاوہ اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ وہیں سے کنٹرول ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب کوئی فیڈرل منسٹری کی ڈومین ہوتی ہے تو کور کمانڈر صاحب خود موو کرتے ہیں. تو یہ اس میں لڑائی کی بات ہی نہیں تھی، لیکن کیونکہ وزیر داخلہ بہت عرصے سے ایک مجرمانہ خاموشی کا شکار تھے، انہیں پتہ نہیں کیا ہوا. اب جو ہے بات اصل وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ہر پارٹی پاکستان سے بے انتہا محبت کرتی ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے، اب ہم ادھر سے نکل آتے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے. ہم نے اپنے دور حکومت میں اس کے باوجود کہ ہم 126 تھے اور ہم نے ایک کنسنسس بلڈ کر کے ڈائلاگ بھی کیا، معاہدہ بھی کیا، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے خود سبوٹیج کیا اور پھر ہمیں جنگ میں جانا پڑا. 6 ایجنسیز میں آپریشن ہوا، لیکن پھر ایسے حالات ہو گئے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایک کنفیوژن پھیلا دیا کہ جی ہم غلط ہیں اور یہ آپریشن غلط ہے اور یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے. اسی بنیاد پہ ہم نے الیکشن بھی اس طرح سے نہیں لڑا. انہوں نے کہا ہمارے پاس مسائل کا حل موجود ہے، ہمیں جو بھی مینڈیٹ ملا ہمیں اس کی بحث نہیں کرنی. وفاق آپ کا ساتھ دے رہا ہے نہیں؟ کراچی آپریشن میں امن و امان کے لیے وفاق ساتھ دے رہا ہے نہیں؟ دیکھیے جہاں تک ساتھ دینے کی بات ہے وہ آئے، انہوں نے بات چیت کی، آپریشن پہلے سے جاری تھا، انہوں نے کہا اس کو اور مضبوط کریں گے، ایک الگ میٹر ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبے جو ہیں وہ اپنا ریونیو جو جنریٹ کرتے ہیں وہ سیلریڈ بیس ہوتا ہے، وہ سیلری میں چلا جاتا ہے. جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا تھا وہ 403 ارب روپے بنتا تھا، جو مجھے ابھی تک یاد ہے. اس میں سے جو ہے وہ اس کو پہلے کہا گیا کہ نہیں اور 327 دیا گیا. جو ہم نے زیادہ شور مچایا تو کہا 388. تو اب 61 ارب روپے کا ابھی بھی شارٹ فال ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ایک منٹ اسامہ ایک منٹ جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیو شیئر دے دیں. کوارٹر آخری ختم ہو گیا، 10-12 دن رہ گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ ساتھ تو دے رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، دیکھیں یہ ایک پین میرے ہاتھ میں، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا. تو ہمیں اس میں لڑائی نہیں کرنی. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جو ہونا تھا ہو گیا، ڈائلاگ جو ہے وہ ناکام ہو گئے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. ہمیں تو پتا تھا، پھر بھی ہم نے کہا آپ کریے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب یہ طے کرنا ہوگا کہ سامنے نہ مسلمان نہ کچھ، یہ ایک دہشت گرد ہیں. اگر میرے جسم میں اگر کینسر ہو جائے تو اس کا علاج کف سیرپ سے نہیں کرتے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. جب وہ آپ کے لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ کی تنصیبات پہ حملہ، آپ انہیں دہشت گرد ڈکلیئر کریں اور ان کے باقاعدہ پھر جو ہماری فوج بھی چاہتی ہے، عوام چاہتے ہیں وہ خوشی ہوگی اگر شمالی وزیرستان میں کوئی آپریشن ہوا. میرے پاس چند منٹ باقی ہیں. نہال ہاشمی صاحب، گلہ ہو رہا ہے کہ وفاق ساتھ اگر دیتا ہے صرف باتوں میں، وسائل اس طرح سے نہیں دے رہا، تو پھر یہ کراچی آپریشن پر کیوں آ کے وفاق کہتا ہے کہ اس کو لیڈ کریں سندھ کے وزیر اعلیٰ؟ رینجرز ان کے پاس ہے. پھر اگر رینجرز کا جو کام ہے پھر رینجرز نہیں کر رہی، کمی کہاں ہے؟ وفاق جو ہے پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا، تو پھر پیچھے ہٹ جائے، سندھ کو کرنے دیں امن و امان پہ تاکہ آپ پر بلیم نہ آئے. دیکھیے اسامہ، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں احسن طریقے سے تو وسائل اور پیسہ امپورٹنٹ نہیں. ہر بات پہ پیسہ نہیں ہوتا، خلوص ہوتا ہے، گڈ گورننس ہوتا ہے، نیپوٹزم نہیں ہوتا ہے، کرونیز نہیں ہوتے ہیں، ملازمتیں بیچی نہیں جاتی ہیں، ریکروٹمنٹ بڑی ٹھیک کی جاتی ہیں، تھانے بکتے نہیں ہیں، پوسٹنگیں بکتی نہیں ہیں، پروموشن بکتے نہیں ہیں. اگر ہم یہ ساری چیز ٹھیک کر لیں اور اگر ہم اپنے لوگوں کے لیے بکنا شروع ہو جائیں کہ نہیں ہمیں اپنے لوگوں کو حفاظت کریں گے. چودھری نثار غفلت نہیں برتتے ہیں، وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ مجرمانہ غفلت، تو وہ مجرم ان کے نام سے ڈرتے ہیں. دیکھیں چودھری نثار بات کم کرتے ہیں، ایکشن زیادہ کرتے ہیں، اور انہی کی فوج اور انہی کے ڈپارٹمنٹ تھی رینجرز جس نے آ کر کے ایئرپورٹ کا کمان سنبھالا. اور میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلڈنگ کے پار کا بلڈنگ کا جو پورشن باہر والا حصہ ہے، ان کو یہ شرجیل صاحب کی علم میں نہیں ہے کہ یہ ڈیفنس منسٹری ہے، ایویشن منسٹری میں
जिस वजीर को इतना लाइल्म वजीर है तो फिर आप उससे इस तरह की अहमकाना गुफ्तगू की तवक्को रख सकते हैं? जहां तक बात है सूबाई हुकूमत, हम कैप्टन मानते हैं कायम अली शाह साहब को, हम इनको डिप्टी स्पीकर मानते हैं, हम समझते हैं कि इन्हीं के क़यादत में हम सब मिलकर इस शहर को आगे लेके जाएंगे, हम इन्हीं के, और हमने डिक्लेयर किया हुआ है, हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, जो भी पाकिस्तान के रिट के खिलाफ है, जो भी एक इंसान को बंदूक उठा के मारते हैं वो टेररिस्ट हैं, और हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मगर हमारी एक आखिरी चीज, हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उस ऑपरेशन में मासूम जान और माल की हिफाजत करें। कोलेटरल डैमेज अमेरिका तो कह सकता है, पाकिस्तान कोलेटरल डैमेज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। शाला साहब आप मुस्कुरा भी रही थी, बिल्कुल मेरे पास वक्त खत्म हो गया, चंद सेकंड आपके पास, जी फरमाइए। जी प्लीज। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बुलेट प्रूफ जैकेट और जदीद हथियार पैसे से खरीदे जाते हैं, जज्बे से नहीं। जज्बे से आपको कोई भी नहीं देगा। अगर आप अपने अल्ले तल्ले छोड़ के पैसे बुलेट प्रूफ जैकेट में लगा दें, सिविल एविएशन अंडर फेडरल गवर्नमेंट आती है, मगर वजारत दाखिला के अंडर में नहीं आती, वजारत दाखिला में नहीं आते। आप उनको जरा ट्रेनिंग करें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं ना। आप शर्जील मेमन को जरा बताएं, कोई तालीम दें, लिखाएं, पढ़ाएं, उनको पता चले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एविएशन गवर्नमेंट एंड डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इंटीरियर मिनिस्ट्री। वो कहती हैं कि शर्जील मेमन साहब जिम्मेदार हैं, आप उनको जिम्मेदार शख्स नहीं समझ रहे, ये भी मसला है। मैं कहता हूं अहमकों की जन्नत पे रहते हैं, उनकी तरबियत की जरूरत है, उनकी तालीम की जरूरत है। उनको यही नहीं पता कि एविएशन मिनिस्ट्री किसके अंदर आती है, उनको पता ही नहीं। अगर कोई ये इसी तरह से ये भोबो लेकर के, देखिए दो पार्टियों के दरमियान वफाक और सूबे में महादाराई की कोशिश कर रहे हैं शर्जील मेमन साहब, जिससे पाकिस्तान और सिंध को नुकसान होगा, कराची को नुकसान होगा। एक महाजारी कर रहे हैं, उनको एक शौक है, नहीं मालूम उनको क्या शौक है कि बगैर सोचते बाद में पहले बोलते हैं कि किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। 4 दिन मुझे जिंदा रह के दिखा दें दहशतगर्द। अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम जिंदा हैं, मैं और आप जिंदा हैं, मैं और आप जिंदा हैं। मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मुझे मालूम है कि मुझे किस लिए जिंदा रहना है, बजाय से बेहतरी आए। शर्जील कभी बगैर सोचे समझे नहीं देते। देखिए शर्जील एक जिम्मेदार है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज जब पाकिस्तान के वफाक और सूबों को यूनिटी की जरूरत है, उस वक्त शर्जील मेमन यहाँ पे ये शुरू छोड़ रहे हैं, फसाद पैदा कर रहे हैं, गलतफहमियां। देखिए आज हमें एक पिच पे होना है, आज सूबे को और वफाक को एक पिच पे होना है, मगर शर्जील मेमन नहीं चाहते हैं कि हम एक पिच पे रहें। साहब मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, निहाल साहब इसका जवाब जी इंशाल्लाह साहब कहते हैं कि शर्जील मेमन साहब नहीं चाहते कि वफाक और सिंध एक पेज पर हो। ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हो सकता है ये तालिबान के एजेंडे पे काम कर रहे हो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब की पहली गवर्नमेंट टॉपल हुई तो हसन नवाज ने कहा कि हमने घूम के देखा तो चौधरी निसार मौजूद नहीं थे, तो ये वो चौधरी निसार है, इनसे बचे हैं आप लोग अल्लाह के वास्ते। मैं ये सिर्फ आप उनसे बचे शर्जील मेमन थे कि वो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जो महादाराई करना चाहते हैं सूबे और वफाक में। नहीं, ये तो तालिबान के एजेंडा है, ये तो किसी तालिबान के एजेंडे पे कोई और बयान देते नहीं, वो हिडन एजेंडा है, उनका काम ही नहीं था कि एयरपोर्ट में जाए इस तरह के बेवकूफी के बयान दें। उनको नहीं नजर आ रहा था कि जनाबे वाला रेंजर्स वहां पे मौजूद थी, उनको नहीं मालूम था फौज पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर पूरी रात जागते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने देखे ना जी, नहीं मैं टाइम जाया नहीं कर रहा हूँ, हमें आज एक पीस पे होना चाहिए, हमें सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टी को एक पीस पे होना है, हमें पाकिस्तान के लोगों को खुशहाली देना है। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरमा शाला रजा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के कराची से रहनुमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत इस चीज़ की है, सिंध हो विफाक हो, जितनी भी हुकूमतें सूबाई हुकूमतें हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब मिलकर एक लाहेमल तैयार करें, वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार करें कि मिलकर एक्शन लेना है और दहशतगर्दों का खात्मा करना है। जहां भी हों, किसी ने उनका साथ नहीं देना, जितने भी स्लीपिंग सेल्स हैं उनके कराची में हों, जहां भी हों, उनका भी खात्मा करना है और मिलकर काम करना होगा। इल्ज़ाम तराशियों से फ़ायदा सिर्फ दहशतगर्दों का। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। सारी उल्फतें, कुल्फतें, अदावतें, मोहब्बतें, सियासतें, मुखालिफतें अपनी जगह, मगर अदालतें तो अदालतें हैं। परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने की इजाजत और हुकूमत को मोहलत दे दी। गोया नवाज हुकूमत एक बार फिर पुल सरात पर खड़ी है।
सारी उल्फतें, कुल्फतें, अदावतें, मोहब्बतें, सियासतें, मुखालिफतें अपनी जगह, मगर अदालतें तो अदालतें हैं। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक फौजी सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत और हुकूमत को 15 दिन की मोहलत दे दी है। अदालती फैसले में कहा गया है कि यह हुक्म 15 रोज के बाद से नाफिजुल अमल होगा और इस दौरान कोई भी फरीक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। अदालत में हुकूमत का मौक़िफ़ था कि परवेज मुशर्रफ की दरखास्त बदनीयती पर मबनी है। अगर उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से खारिज कर दिया गया तो फिर वो कभी वतन वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो, अकबर बुख्ती कत्ल केस, लाल मस्जिद और संगीन गद्दारी का मुकदमा ज़ेर समात है। जबकि परवेज मुशर्रफ ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि विफाकी हुकूमत का सिर्फ इस बुनियाद पर उनका नाम ECL से खारिज ना करना कि उनके खिलाफ कई मुकदमे ज़ेर समात हैं, इंतकामी रवैये को जाहिर करता है, क्योंकि मुकदमा तो कई लोगों पर हैं लेकिन उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी नहीं है। अदालत ने हुकूमती मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालती हुक्म के बाद परवेज मुशर्रफ की तरफ से वज़ारत दाखिला को ECL से अपना नाम निकालने की दरखास्त भी भिजवा दी गई है। यानी गेंद अब हुकूमत की कोर्ट में एक दफा फिर है। हकीकत यह है कि परवेज मुशर्रफ ही नवाज शरीफ का असल इम्तिहान है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद नवाज हुकूमत एक बार फिर पुलसरात पर खड़ी है। क्या इस फैसले के खिलाफ हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी? इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं बैरिस्टर सैफ और माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड तारिक। बैरिस्टर सैफ साहब, ये बताइए कि पहले भी ऐसी सूरत-ए-हाल आई थी, अदालत का हुक्म था कि उन पर कोई कदगन नहीं लगाई जा सकती, परवेज मुशर्रफ साहब पर जमानत पर तो रिहा हैं, कहीं आना जाना चाहें आ सकते हैं, लेकिन फिर जब हुकूमत से इजाजत मांगी गई तो हुकूमत ने इनकार कर दिया, वजारत दाखिला इनकार कर दिया था। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखें, यही सबसे बड़ा मसला है कि अब तक जितनी भी इस केस में डेवलपमेंट हुई है, एक ही बात वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है और अदालतों की तरफ से आ रही है कि वो ये नहीं समझती अदालतें कि परवेज मुशर्रफ साहब का नाम जो है वो ECL पे डालना चाहिए। ये अदालतों के हुक्म पे भी नहीं डाला गया। असल में हुकूमत ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की है, उनका नाम डाला है और फिर जब अदालतों में बात जाती है तो हुकूमत अदालत पर और सुप्रीम कोर्ट का एक बहाना बना के कहती है कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे डाला गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्पेशल कोर्ट है जहाँ पे संगीन गद्दारी का मुकदमा ज़ेर समात है, उन्होंने भी वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहें जा सकते हैं। हाई कोर्ट ने भी अब आज ये कह दिया है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन हुकूमत के बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये एक पॉलिटिकल स्टांस है और एक सियासी फैसला है कि परवेज मुशर्रफ साहब का नाम ECL पर रखा जाए। और मुझे खदशा है, मुझे ज़्यादा कभी उम्मीद नहीं है कि हुकूमत जो है परवेज मुशर्रफ साहब का नाम ECL से हटाएगी। मेरा ख्याल ये है कि कुछ दिनों में हुकूमत यकीनन यही फैसला करेगी कि वो अपील में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में इस हुक्म के खिलाफ जो है वो रुजू करेगी। और मैं समझता हूँ कि उससे मजीद कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। सही जस्टिस साहब, फिर क्या होगा अगर एक दफा फिर हुकूमत ने इनकार कर दिया इजाजत देने से, ECL से नाम निकालने से, तो क्या होगा? देखें, एक छोटी सी बात अर्ज करूं। देखें, हम हमेशा ये बात करते थे कि आइन के तहत अगर मुल्क को चलाएं, कानून के मुताबिक चलाएं और हर इदारा जो है अपनी मैंडेट में काम करें तो सारे मसाइल हल होंगे। अब इसी केस की आप मिसाल ले लें। 3 नवंबर को 3 इल्ज़ामात थे। 2 इल्ज़ाम उसमें ये थे कि अपने मुशर्रफ साहब ने आइन और कानून को वायलेट किया और जज साहिबान जो है उनको नज़रबंद किया और उनको घर भिजवा दिया। दिलचस्प बात यह है कि आज उसी की बुनियाद पर जब केस आया तो ये देखें कि उसी आइन की इंटरप्रिटेशन, उसी आर्टिकल 15 राइट ऑफ मूवमेंट की बुनियाद जो फंडामेंटल राइट था, या उसी कानून रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर और उन्हीं अदालतों से उनको रिलीफ मिला। तो मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि आज का जो फैसला है हमको इस तनाजुर में देखना चाहिए और हमको सबको समझ लेनी चाहिए, बशमूल ख़ास तौर पर डिक्टेटरों के और वो लोग जो मज़ीद डिक्टेटरों को आवाज़ें देकर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर इस मुल्क को आगे चलना है तो आइन और कानून के तहत चलना है और उसी में सबको पॉसिबल रिलीफ मिलेगा। अब रही वो बात कि आगे क्या होगा, देखिए गुजारिश ये है कि एक बात तो उन्होंने बड़ी क्लियरली कह दी कि देखिए ECL पर उनका नाम था। जो हाई कोर्ट ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जो आप रीजन बता रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं होते, वो गलत हैं, और उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज पर यह फैसला कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें एक इंटरवीनर थे, मौलवी इकबाल हैदर, मशहूर आदमी है। उन्होंने उसमें लिखा हुआ जजमेंट में उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर जनाब अब इजाजत दें तो आप हमें टाइम दे दीजिएगा।
ایک اور بات یہ ہوئی کہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے جس آرڈر کی بنیاد پر یہ آرگومنٹس کیے گئے تھے کہ سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے اس لیے ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ہے، تو اس آرڈر کی انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ وہ آرڈر تو ایسا ضرور تھا، لیکن چونکہ بعد میں وہ پٹیشن ڈسپوز آف ہو گئی تھی اور ڈسپوز آف ہوتے وقت ایسا کوئی حکم نہیں تھا، تو یا تو وہ حکم مرج ہو چکا تھا اور یا اس حکم کی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ تو شاید ایک بات یہ آئی کہ چونکہ اس ہرڈل کو سپریم کورٹ کے آرڈر کو انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے انہوں نے عبور کر لیا اور کہا کہ نہیں یہ رائٹ آف موومنٹ ہے، اس سے ہم نہیں روک سکتے، تو شاید یہ بات بھی ان کے ذہن میں رہی ہوگی کہ اگر یہی ایک ایشو ہے تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ آ جائے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ بھی اگر حکومت سپریم کورٹ میں چلے بھی جائے تو میرا خیال اس میں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو آپ تو 15 دن کی بات کرتا ہوں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میں حکومت کل چلی جائے اور منڈے کو کیس لگ جائے اور مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس پٹیشن کو خارج کر دے تو یہ 15 دن کی مدت جو ہے وہ منڈے کو ختم ہو جائے گی۔ صحیح، تو پھر یہ 15 دن کی مدت رکھی کیوں گئی ہے بیرسٹر صاحب؟ صاف عدالت نے یہ فیصلہ واضح آپ کہہ رہے ہیں، عدالتیں واضح طور پر کہہ رہی ہیں، تو پھر 15 دن کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اپیل میں جانا ہے چلے جائیں؟ اسی وقت کہتے ہیں کہ جی ای سی ایل سے نام خارج ہے، پرویز مشرف صاحب جا سکتے ہیں جانا جہاں چاہیں۔ بیرسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں اسامہ کہ یہی ایک لا ینحل سا نقطہ ہے اس پورے کیس میں کہ یہ 15 دن یہ مطلب مختلف وکلاء نے اس پر جو تبصرے کیے ہیں اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 15 دن کا ٹائم کیوں دیا گیا۔ حکومت نے اگر تو اپیل کرنی تھی تو حکومت تو آج بھی اپیل کر سکتی تھی، آج فیصلہ ملا اس کے اٹیچ کرتی اور سپریم کورٹ میں چلی جاتی، کل بھی کر سکتی ہے جیسے جسٹس صاحب بتا رہے ہیں۔ 15 دن کا ٹائم شاید پتہ نہیں کیا منطق ہے ہائی کورٹ کی، ہائی کورٹ نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران یقیناً حکومت کو ایک موقع ملے گا اور میرا جیسے میں نے پہلے اظہار کیا حکومت یقیناً سپریم کورٹ میں جائے گی اور اس آرڈر کو چیلنج کرے گی۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں جیسے جسٹس صاحب نے بات کی، انہوں نے تھوڑا سا پولیٹیکل وہ کیا کہ ڈکٹیٹروں آگے پیچھے، میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو مقدمہ زیر سماعت ہے اسپیشل کورٹ میں وہ ہے ہی سنگین غداری کا کیس۔ اب کسی شخص کو اگر اس نے غداری کی ہے اور اس نے آئین توڑا ہے تو قانون آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ اس کے خلاف ٹرائل میں جائیں، ٹرائل ان کا ہو رہا ہے، اسی عدالت نے جس میں ٹرائل ہو رہا ہے انہوں نے ان کو ضمانت پہ رہا کیا ہوا ہے اور وہی عدالت کہتی ہے کہ ان کے باہر جانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے ان کو استثناء بھی دی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پرانی باتیں بیچ میں لانا اور پھر اس کو ایک پولیٹیکل رنگ دینا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ہمیں میرے خیال میں ایک مثبت طریقے سے سوچنا چاہیے کہ کیا پرویز مشرف صاحب کا ای سی ایل پہ نام رکھنے سے آئین اور قانون کی کوئی پامالی ہو رہی ہے یا کوئی بالادستی کا کوئی انشور کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز جو آخر میں اسامہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدالتی قانون جو ہمارا پاکستان کا قانون ہے اس میں ایسی گنجائش ہے کہ کئی لوگ جن کے خلاف عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں وہ پاکستان سے جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں۔ اس موجودہ حکومت کے کئی زعماء ایسے ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں، نیب کی عدالتوں میں، مختلف عدالتوں میں کیسز ہیں لیکن وہ باہر آ جا رہے ہیں۔ اس لیے عدالت اگر شک کرتی ہے، اگر اس کو سمجھ ہے کہ یار مشرف صاحب واپس نہیں آئیں گے تو ضمانت کی کنڈیشنز کو مزید سخت کیا جا سکتا ہے اور پراپر طریقہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، مگر اب بڑا سوال یہ ہے کہ مہلت پھر حکومت کو کیوں دی گئی ہے؟ یہ بات بیرسٹر صاحب کی رہے ہیں، مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک کے بعد جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر پرویز مشرف صاحب حق پر ہیں، انہیں جانے دینا چاہیے، ای سی ایل سے ان کا نام نکالنا ہی ہے، تو پھر حکومت کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے۔ بریک سے پہلے بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ پھر عدالت نے 15 دن کی مہلت حکومت کو کیوں دی ہے اور یہ کیوں کہا ہے کہ 15 دن بعد یہ فیصلہ نافذ العمل ہوگا جس میں پرویز مشرف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی ای سی ایل سے ان کا نام ہٹانے کا کہا گیا ہے۔ جسٹس صاحب کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ معاملہ فٹ بال کیوں بن گیا ہے؟ عدالت حکومت کی طرف ڈالتی ہے، حکومت پھر کہتی ہے کہ عدالت ہی معاملہ سلجھائے، جو عدالت کہے گی ہم وہ کریں گے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ ای سی ایل پر نام حکومت نے ڈالا تھا، ٹھیک؟ اس آرڈر کو ان دا فرسٹ پلیس حکومت کو اپروچ کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو
लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी थी। तो उसका तो रास्ता यही रह गया था ना कि आप उसको अदालत में चैलेंज करते, जो कि चैलेंज किया गया और अदालत ने बात बड़ी क्लियरली कह दी। क्योंकि देखिए जब अदालत में उसको चैलेंज किया जाता है तो बर्डन जो हुकूमत पर आ जाता है कि वो जस्टिफाई करती कि उन्होंने इस कानून के तहत जो मुख्तलिफ क्लाजेस हैं कि वो किस शिक के तहत वो इसको जस्टिफाई कर पाते हैं। वो चूँकि जस्टिफाई नहीं कर सके तो उन्होंने ये कह दिया कि ये जस्टिफाई नहीं होता और उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब रहा आपका सवाल 15 दिन। पहली बात एक लोग समझ लें कि देखें ये इवन आम केसेस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हाई कोर्ट एक ऑर्डर करती है तो अस खुद या वकील के रिक्वेस्ट पर वो उस ऑर्डर को फॉर द टाइम बिंग सस्पेंड कर देते हैं ताकि वो बाला अदालत में अप्रोच करके वहां से इंटरिम रिलीफ ले सके। इस केस में हुआ क्या, अगर आप जजमेंट पढ़ें तो उस जजमेंट में एक हवाला यह है मौलवी इकबाल हैदर का, जो वहां पर इंटरवीनर बने और इस बुनियाद पर बन गए कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहले कार्रवाई हो रही थी वो उसमें फरीक थे। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर आप अल्टीमेटली ये इनको रिलीफ देते हैं तो चूंकि मैं वहां वो फरीक था तो इसमें हमें टाइम दे दीजिए ताकि हम उनको पॉसिबली सपोर्ट कर सकें। एक और वजह जो बज़ाहिर नजर आ रही वो ये कि देखिए इसमें एक असल सवाल ये था, जो अटॉर्नी जनरल के साथ जो बड़ा एक भारी भरकम आर्गूमेंट पेश करने की कोशिश की वो ये, उन्होंने ये कहा कि ये असल में हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिसकी बुनियाद पर ये डाला गया था। हालांकि हुआ ये था कि पहले इन गवर्नमेंट ने उस वक्त ऑर्डर किया था, उसके चंद दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक ऑर्डर जरूर किया था, लेकिन उसका जवाब आर्गूमेंट में ये दिया गया कि चूंकि अल्टीमेटली पिटीशन जब डिस्पोज ऑफ हुई थी तो उसमें कोई ऐसी कतगन नहीं थी, तो इसलिए वो खत्म हो गया। अब ये इंटरप्रिटेशन की बात थी, तो एक बात हो सकता है जज साहबान के ज़हन में ये हो कि चूंकि ये इंटरप्रिटेशन गो के हम मुशर्रफ साहब के हक में कर रहे हैं और तो इसलिए, और ये चूंकि एक बहरहाल एक सीरियस केस है तो इस वजह से उन्होंने ये कह दिया। गो के हो सकता है 15 दिन का वक्त कुछ ज्यादा लगता है, वो एक हफ्ते का भी कह सकते थे, लेकिन जाहिर है अगर उन्होंने टाइम अगर 15 दिन कर लिया तो इस पर पॉसिबली इतराज नहीं। तो मेरा ख्याल ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है ये इस किस्म की बात हुई होगी। सीरियस केस है बैरिस्टर साहब, क्या यही वजह है जब हुकूमत ने इजाजत नहीं दी पिछली दफा तो उसके बाद से हुकूमत शदीद दबाव में है, खौफ का एलिमेंट भी है, बड़ा ये अहम केस है, सबकी इस पे नजर लगी हुई है और उसके बाद से हुकूमत शदीद दबाव में आ गई थी, खौफ है इस केस में? देखें, मैं ये समझता हूँ कि चूंकि इस केस को जब शुरू किया गया, संगीन गद्दारी का जब केस स्टार्ट हुआ तो उस पर कई एतराज़ात थे, कानूनी लिहाज से भी एतराज़ात थे और लग ये रहा था कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो है वो एक बायस्ड या एक प्रेजुडिस्ड तरीक़ेकार के तहत जो है उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि आर्टिकल 6 का जहाँ तक ताल्लुक है उसमें एक जनरल राय ये है और उसको पढ़ने से एक आम कानून का तालिब इल्म भी उसको इसी तरह इंटरप्रेट करता है कि ये एक शख्स का काम नहीं हो सकता, जिन लोगों ने तावन की या मावनत की उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाए। उसके अलावा इसमें और बड़े एतराज़ात थे जो हमारी तरफ से अदालत के सामने उठाए गए, जिसमें अदालत का क़याम, जजिस की तैनाती और कई और इशूज़ ऐसे थे। अब बात यह है कि उन तमाम उमूर ने और इन तमाम इश्यूज ने केस को मुतनाज़ बना दिया और ये लग रहा था कि ये एक बाइस तरीके से मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इस फोरम को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि मीडिया में भी तनकीद हुई, बाद सियासी हलकों की तरफ से भी तनकीद हुई और एक मफरूज़ा ये भी आया या एक बात ये भी सामने आई कि शायद जो मुशर्रफ साहब का साबिक इदारा है जहाँ पे वो पहले काम करते थे फौज, उधर भी जो है एक टेंशन और ख़ास तौर पर हुकूमती वज़रा ने उस टेंशन में इजाफा किया। जब मुशर्रफ साहब बीमारी की वजह से AFIC ले जाए गए तो उन्होंने उसको एक अजीब सी मंतिक के तौर पर पेश किया कि शायद कोई इदारा जो है वो उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ एक गलत तरीक़ेकार था, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उस केस की जो भी पेशरफ थी उस पर एक गलत तरीके से सियासी असर उसको रंग देने की कोशिश की गई। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अपनी हरकत की वजह से, अपनी पॉलिसी की वजह से और अपने गलत इकदाम की वजह से खुद ब खुद उस दबाव में आ गई और शिकार हो गई। जो दबाव वो परवेज मुशर्रफ साहब पे डालना चाह रहे थे या वो चाहते थे कि परवेज मुशर्रफ को बहाना बनाकर फौज को के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करें, वो उल्टी हो गई वो तदबीरें और इनके खिलाफ चली गई और बाद में जो सूरत हाल सामने आई वो आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ किसी की तरफ से दबाव नहीं है, हुकूमत के अपने गलत इकदाम हैं जिनके नतीजे में हुकूमत डिफेंसिव पे जा रही है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर एक बहुत ही मुश्किल फैसला करना है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को। देखते हैं अब हुकूमत क्या फैसला करती है, परवेज़ मुशर्रफ साहब को जाने की इजाज़त देती है या फिर अपील में जाती है। न्यूज़ आवर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।